नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के लिए टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के टॉपिक में इंक्लूड किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जैसे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस फोर्स और यहाँ तक कि यूपी एलटी ग्रेड और सुपर टेट के लिए तो एकदम रामबाण है ये वीडियो आपको पूरा देखना है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कुछ भी कहना है, जो भी आपकी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें भारत के बारे में हमने जनगणना के बारे में, भारत की जो भौगोलिक आकृति है और मैप के द्वारा उसको समझाया है। पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एड्रेस दिया हुआ है। चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, लेकिन एग्जाम में यही स्पेशली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है? तिरंगा है, सभी को पता है ये। लेकिन बात करें इसको डिजाइन कब किया गया था या इसको कब अपनाया गया था, मेन क्वेश्चन ये आता है कि इसको कब अपनाया था भारतीय संविधान ने। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। ये डेट कई बार एग्जाम पूछी जाती है। और इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई यानी कि 2D शेप में, तो 3:2 के रेशो में दे रखा है, यानी कि 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों कुछ अर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे ध्वज का केसरिया रंग साहस का प्रतीक है और त्याग की भावना को प्रकट करता है। सफ़ेद रंग स्वच्छता और पवित्रता को, और हरा रंग समृद्धि को, एवं अशोक चक्र कानून के चक्र का प्रतीक है। किसका? कानून के चक्र का प्रतीक है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, तो 24 तिल्लियां हैं। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। मेन पॉइंट आप देख सकते हो, इन्हें आप अच्छे से लर्न रखेंगे। ठीक है, और कई बार तो इन कलर्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मली ये सभी को पता होता है। तो मेन पॉइंट आप देख सकते हो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, किसने इसको डिजाइन किया और कब ये भारतीय संविधान ने इसको अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया था भारतीय संविधान। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सभी को पता है, अशोक स्तंभ। लॉयन कैपिटल के नाम से विख्यात सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम पूछा जाता है ये। इसे बौद्ध अनुयायी सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो ये राज चिन्ह है, इसमें सिर्फ 3 ही शेर दिखाई देते हैं। तो 4 इसमें शेर हैं। आगे की ओर 3 शेर दिखते हैं, वे साहस, शौर्य, वीरता और आत्म संयम के प्रतीक हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था आपको पता होना चाहिए। मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, याद रखेंगे इसको, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किसको? सत्यमेव जयते को। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके जो राइटर थे मुंडकोपनिषद के, वो थे वेदव्यास। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में जो होते हैं, कॉमन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने जानवर हैं। देखिए, इसमें 8 जानवर हैं। 8 जानवर मतलब कैसे कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं। इसमें 5 तो शेर हैं, एक इसमें क्या है, घोड़ा है, एक इसमें सांड है। ठीक है, जो मेल होता है किसका? काऊ का। ठीक है, मेल होता है, वो क्या है? सांड है इसमें। और इसमें एक क्या है, एक इसमें एलिफेंट है। ठीक है, एक क्या है इसमें? एलिफेंट है। और सभी के सभी जो भी इसमें जो नीचे बने हुए हैं, ठीक है ना, ये गोलाकार इस तरीके से बने हुए हैं और बीच बीच में ये चक्र दे रखे हैं। जो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है? चक्र दे रखे हैं। और चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ हैं, जिसे धर्म चक्र या कानून चक्र भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। तो 5 इसमें 4 शेर तो खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो ऊपर। और एक शेर इसमें, इस वाले जो चक्र है नीचे वाला इसमें है, तो 5 शेर हो गए इसमें। ठीक है, और एक आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, और यहाँ
पर आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर क्या है, सांड है, और एक इसमें हाथी जो पीछे की तरफ होगा, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा दूसरा जो पिक्चर से आपको दिखाता हूँ, देखिए आप हाथी देख सकते हो, इसमें घोड़ा है, शेर है। तो टोटल इसमें 8 जानवर हैं, लेकिन दिखते कितने हैं, इसमें घोड़ा और सिर्फ सांड दिखता है, और 3 मुंह दिखते हैं किसके, लॉयन के। आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय हे, सबको पता होगा, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। तो जन गण मन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, लेकिन उसके बाद किसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को। कई बार यही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस में लिखा गया है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। आबिद अली द्वारा इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। इसका आबिद अली द्वारा किस में किया गया, कई बार पूछ लेते हैं कि अनुवाद किसने किया है, तो याद रखेंगे आबिद अली द्वारा इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। इसे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि सबसे पहले मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले इसे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे, जो A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक, ठीक है, ध्यान देंगे। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो इन्होंने अपने जर्नी टाइम में इसको जो है ट्रांसलेट किया था, और 1913 ईस्वी में, यानी कि अंग्रेज़ों को बहुत पसंद आई थी, और इनकी जो है वहाँ तक जो है जो नोबेल प्राइज़ मिलते हैं नाम पहुँचाने में उन्होंने हेल्प की थी, ठीक है। तो इनका जो है गीतांजलि के लिए इनका नाम पहुँच गया नोबेल प्राइज़ के लिए। इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो साहित्य में अगर कोई बुक वगैरह अच्छी हमारी वो होती है फेमस, तो उसके लिए किस में पुरस्कार मिलता है, साहित्य में, स्पेशली किस में, साहित्य में, ठीक है। तो टोटल इसमें जो है नोबेल पुरस्कार में कितनी कैटेगरी है, 6 कैटेगरी हैं, ठीक है। उसमें से जो अंतिम जो इसमें सब्जेक्ट ऐड किया गया था वो था अर्थशास्त्र, याद रखेंगे। टैगोर द्वारा कुल 8 उपन्यास लिखे गए। अब देखिए कई बार तो आपको इनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर मिल सकता है, और कई बार आपको इनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर मिल सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। जिनमें चतुरंगा, शेर, कविता, 4 अध्याय, नौका डूबी, घरे बाहरे और जोगा जोग। भारत का राष्ट्रीय गीत 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। डेट पूछता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, और डेट पूछता है 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो कई बार ये पूछते हैं रचयिता कौन है राष्ट्रीय गीत के, बंकिम चंद्र। कई बार तो आपको बंकिम चंद्र ही मिल जाएगा, चट्टोपाध्याय पूरा नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पूरा नाम है। इसे उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है, आनंद मठ से इसको लिया गया है। जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन से अधिवेशन में, ये कई बार पूछ लेते हैं। सबसे पहले किस अधिवेशन में इसको गाया गया था, 1896 के कलकत्ता के अधिवेशन में इसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस गीत को 1905 में भारत के स्वदेशी आंदोलन में इस्तेमाल किया गया था। किसमें इस्तेमाल किया गया था, स्वदेशी आंदोलन में इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर। इसके बारे में मैंने पहले कई वीडियो में डिस्कस किया है। तो शक पंचांग किस राजा ने बताया था, वो भी मैंने कई वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक डिस्कशन में मिल जाएगा, ठीक है। शक पंचांग भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। वर्ष 1957 में इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। इसमें वर्ष का विभाजन सौर तथा चंद्र महीनों में किया जाता है। आधिकारिक शक पंचांग का उपयोग उष्णकटिबंधीय सौर वर्ष के रूप में किया। इसका उपयोग भारतीय गजट में ग्रेगोरियन पंचांग के साथ किया जाता है। शक पंचांग का उपयोग जावा इंडोनेशिया के हिंदुओं द्वारा भी किया जाता है, याद रखेंगे। तो शक पंचांग का जो उपयोग है ग्रेगोरियन
पंचांग है उसके साथ किया गया, और शक पंचांग का उपयोग जावा और इंडोनेशिया के हिंदुओं द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो शक पंचांग को कब अपनाया गया था? 1957 में इसको अपनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति में इसे अनमोल उपहार के रूप में देखा जाता है। यह सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि यह पानी में सूर्य के उदय होते ही खिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल के पौधे में फूल और फल एक ही समय आते हैं, ठीक है। फूल और जो फल है वो एक ही समय में आते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये सभी को पता है, ठीक है। शुरू से ही स्कूल में सिखाया जाता है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा कि इसे कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, याद रखेंगे। 1963 में इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसार इसे संरक्षित श्रेणी में रखा गया। तो इससे पहले जो वीडियो है राष्ट्रीय उद्यान वाली, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम कब बना था, याद रखेंगे। 1972 में, ये कई बार डेट पूछी गई है। और इसको जो मोर है उसमें इसका नाम है, यानी कि मोर को मारना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। इसका कोई शिकार नहीं कर सकता। अफ्रीकी कांगो मोर, भारतीय मोर आदि ये सभी मोर की प्रजातियां एशिया के अलावा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ये महाद्वीप हैं, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। बात हम करें, नर मोर 2 मीटर तक अपने पंखों को फैला सकते हैं। जो मादा मोर होती है उसके पंख नहीं होते हैं खास, जो नर मोर होता है उसके पंख होते हैं और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव भी होता है, ठीक है, कलरफुल होता है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु, ठीक है, सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। इससे पहले शेर हुआ करता था, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ से पहले कौन हुआ करता था? शेर। भारत में बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया, पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जो राष्ट्रीय उद्यान वाली है, ठीक है। पैंथरा टाइग्रिस इसका जो नाम है, साइंस का नाम, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। पैंथरा टाइग्रिस इसका जो है साइंस का नाम है, याद रखेंगे। बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, एक ही बात है। ये शीर्ष स्तर का शिकारी पशु है, यानी कि इसकी जो चाल ढाल है बहुत हाई फाई है सभी से, और ये शीर्ष मतलब शिकार करने में सबसे ज़्यादा माहिर होता है। बाघ की उपजातियों में बंगाल टाइगर, इंडोचीन टाइगर, मलयान टाइगर, साइबेरियन टाइगर शामिल हैं। बाघ की प्रजाति संकटापन्न स्थिति में है। बाघ की बड़ीवल बिल्ली प्रजाति के रूप में संरक्षित किया गया है, यानी कि जो बाघ जो आता है ना, एक बड़ीवल बिल्ली की प्रजाति में आता है, इसको उसके रूप में संरक्षित किया गया है, याद रखेंगे। अब बात करें भारत का राष्ट्रीय फल, जो फलों का राजा है, क्या है? आम, ठीक है, याद रखेंगे। ये तो सबको पता होता है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो पूछी जाती है, बहुत कम एस्पिरेंट्स इसके बारे में जानते हैं। जो मेन चीज़ एग्जाम पूछी जाती है, तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिका से ही समझ जाना है आपको, मैग्नी मतलब मैंगो, मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हो। मैग्नी मतलब मैंगो और इंडिका मतलब इंडिया का, तो इंडिया का मैग्नीफेरा इंडिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे। ये एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि फल क्या है, ये सबको जनरल क्वेश्चन सबको पता होता है। भारत में विभिन्न आकार, मापों और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। आम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाला भारत का एक महत्वपूर्ण फल है। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे। भारत यूरोप को अल्फांसो किस्म के आमों का निर्यात करता है। तो अल्फांसो जो आम होता है सबसे महंगा, आई थिंक सबसे महंगा है आम, ये सबसे महंगा है। कोई स्पेशली उसका टेस्ट वेस्ट तो ऐसा खास कुछ है नहीं, पर हाँ नाम है, तो नाम के साथ उसमें टेस्ट भी आने लगता है। अल्फांसो एक स्पेशली आम है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये दशहरी टाइप का है, इससे थोड़ा छोटा होता है अल्फांसो, और ऊपर से जो उसका मुँह होता है यहाँ से वो रेड रेड टाइप का होता है, उसको ये अल्फांसो बोलते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, देखिए सभी को पता होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? बरगद है, लेकिन जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है,
ठीक है। फाइकस बेंगालेसिस है इसका वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश में इसको बैनियन ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो फाइकस बेंगालेसिस, इसका बेंगालेसिस मतलब बेंगालेसिस से समझ सकते हो कि बरगद, ठीक है, बरगद, और वैसे ही बेंगालेसिस। तो साइंस का नाम पूछा जाता है, विशेषकर आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करें बरगद को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इसको बट वृक्ष संस्कृत में बोलते हैं, इंग्लिश में मैंने बोल दिया आपको बनियन बोलते हैं इसको, ठीक है, भी कहा जाता है। तो हिंदू धर्म में बट वृक्ष की बहुत महत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की तरह ही बट वृक्ष, पीपल और नीम, कौन कौन से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसी प्रकार बट वृक्ष, पीपल और नीम की मान्यता है हिंदू धर्म में। अब हम बात करते हैं कि इसके लंबे जीवन की विशेषता के कारण इसे अनश्वर माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।